बीए थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद संपूर्ण विश्व दो भागों में विभाजित हो गया। एक तरफ सोवियत संघ जो साम्यवादी विचारधारा से संबंधित था और दूसरा अमेरिका जो पूंजीवादी विचारधारा से संबंधित था। लेकिन समस्या ये थी कि संपूर्ण विश्व जब दो देशों में या दो भागों में विभाजित हो चुका था तो ऐसी स्थिति में कुछ ऐसे राष्ट्र थे जो अविकसित और विकासशील श्रेणी में आते हैं, विशेष तौर से एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका। वो किसी भी प्रकार से इस शीत युद्ध की दौड़ में शामिल नहीं होना चाहते और उनका उद्देश्य केवल ये था कि वे अपना विकास स्वतंत्रतापूर्वक कर सकें। स्वतंत्र विदेश नीति के पक्षधर ये भी मानते थे कि यदि एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के समस्त देश अगर दोनों गुटों में शामिल हो जाते हैं तो तीसरे विश्व युद्ध होने की संभावना बढ़ जाती है, जो बहुत ही विनाशकारी हो सकता है। ऐसी स्थिति में नए नए जो स्वतंत्र राष्ट्र थे, या अपन ये कह सकते हैं कि एशिया और अफ्रीका के जो अविकसित या विकासशील राष्ट्र थे, उन्होंने अपनी स्वतंत्र विदेश नीतियों के संचालन के लिए एक संगठन का निर्माण किया जिसे अपन गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नाम से जानते हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की पहल सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के राष्ट्रपति नासिर और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो के नेतृत्व में किया गया था। सबसे पहले 1961 में बेलग्रेड सम्मेलन स्थापित किया गया, जिसके तहत इस आंदोलन की नींव रखी गई थी। उस समय केवल और केवल 25 राष्ट्र ऐसे थे जो गुटनिरपेक्ष की जो भी विशेषताएं थीं, उनके उद्देश्य थे, उनके प्रति सहमत थे। लेकिन धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ते हुए वर्तमान में लगभग 110 राष्ट्र गुटनिरपेक्ष देशों का समर्थन करते हैं। विशेष तौर से अपन ये मानते हैं कि उस समय परिस्थितियों के अनुरूप दोनों गुटों से पृथक रहने के लिए जिस गुटनिरपेक्ष आंदोलन का निर्माण किया गया था, शीत युद्ध समाप्त होने के बाद, या अपन ये कह सकते हैं कि सोवियत संघ के बिखराव के बाद जब एक ध्रुवीय विश्व की स्थापना हो चुकी है, तो ऐसे में क्या गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता बनी हुई है और उसी के संदर्भ में अपने मानते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन कैसे कैसे कार्य करता है। तो सामान्यतः देखिए कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उदय 1961 में बेलग्रेड सम्मेलन के माध्यम से किया गया। सामान्यतः गुटनिरपेक्ष आंदोलन को अपन असंलग्नता या तटस्थता की नीति भी कहते हैं। असंलग्नता या तटस्थता की नीति वह होती है जिसमें यह संगठन दोनों महाशक्तियों से पृथक रहते हुए दोनों से संबंध बनाए रखना चाहता है, लेकिन गुट में किसी प्रकार से शामिल नहीं होना चाहता। सामान्यतः अपन ये मानते हैं कि शीत युद्ध के उदय के या शीत युद्ध जब उदय हुआ था उसका महत्वपूर्ण कारण अपन द्वितीय विश्व युद्ध को मानते हैं, लेकिन गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो उदय है उसका महत्वपूर्ण कारण या शीत युद्ध कह सकते हैं। सामान्यतः ये देखिए कि इस तटस्थता का जो अगर श्रेय जाता है इस संगठन को बनाने का, तो वो विशेष तौर से नेहरू, नासिर और मार्शल टीटो को जाता है। इसके उदय का महत्वपूर्ण कारण ये माना जाता है कि पहला तो जैसे मैंने आपको बताया था कि शीत युद्ध, कोई भी राष्ट्र जो स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन करना चाहता हो वह अविकसित या विकासशील श्रेणी का हो, वो किसी भी गुट में शामिल नहीं होकर एक स्वतंत्र नीति का अनुसरण करना चाहता है। और यही कारण था कि शीत युद्ध से दूर रहकर गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उदय किया गया था। इसके बाद ये देखा जाता है कि एक मनोवैज्ञानिक व्यवस्था भी कहा जाती है या व्यवस्था भी मानी जाती है। जैसे अपन मानते हैं कि लंबे समय तक अधीनता स्वीकार करने के बाद जब किन्हीं देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो वो भी ये चाहते थे कि हम किसी भी देश के हाथ की कठपुतली नहीं बनकर अपनी स्वयं की शासन व्यवस्था का संचालन करें जो लोकतांत्रिक रूप में कार्य करते हो और संप्रभुता केवल उसी राष्ट्र के अनुरूप कार्य करती हो। तो सामान्यतः अपन ये कह सकते हैं कि एक मनोवैज्ञानिक व्यवस्था भी एक प्रकार से शीत युद्ध के उदय का कारण मानी जाती है। इसके बाद देखिए कि सैनिक गुटों से पृथक होना। 1949 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका ने नाटो सैनिक संगठन का निर्माण किया था। उसका उद्देश्य साम्यवाद के प्रसार प्रसार को रोकना और साम्यवादी खेमा यदि कहीं अधिकार जमाता है
तो उसका मुँह तोड़ जवाब देना था। लेकिन उसी की तर्ज पर फिर अमेरिका ने पुनः 1955 में नाटो सैनिक संगठन का भी निर्माण किया और सोवियत संघ ने 1955 में वर्सा पैक्ट एक सैनिक संगठन का निर्माण किया। लेकिन ये राष्ट्र जो अविकसित थे या गुटनिरपेक्ष देशों के सदस्य माने जाते हैं, ये कहते हैं कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होकर केवल निशस्त्रीकरण और शांति की अपील चाहते हैं। इसी प्रकार से देखिए कि स्वतंत्र विदेश नीति को अपनाना प्रत्येक राज्य ये नहीं चाहता था और इसी कारण यह भी एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है कि शीत युद्ध में विशेषतः इसका विकास किया गया था। इसके बाद देखिए एक कारण महत्वपूर्ण माना जाता है, वो है आर्थिक कारण। शीत युद्ध कालीन समय में इन दोनों देशों के पास में तो अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी थी, लेकिन जो नए राष्ट्र थे वो तो शोषण के शिकार रहे थे और शोषण के शिकार होने के कारण उनकी अर्थव्यवस्था इतनी कमज़ोर थी कि ना तो वो शस्त्रों को बढ़ावा दे सकते थे और ना ही किसी प्रकार से इस शीत युद्ध में शामिल हो सकते थे। सबसे बड़ा सवाल उनके पास ये था कि देश में फैली हुई भुखमरी, अशिक्षा या अपन ये कह सकते हैं कि बेरोजगारी, इन चीज़ों से छुटकारा पाना महत्वपूर्ण था और आर्थिक साधनों के आधार पर वो ये चाहते थे कि यदि ये राष्ट्र किसी एक गुट में शामिल होते हैं तो दूसरे राष्ट्र से मिलने वाली सहायता खत्म हो जाती है और यदि दूसरे राष्ट्रों के गुट में शामिल होना चाहते हैं तो प्रथम देशों से मिलने वाली आर्थिक सहायता समाप्त हो जाती है। इसलिए वो चाहते थे कि हम पृथक रहकर दोनों से ही संपर्क बनाए रखें और दोनों से ही आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकें, जिससे कि राष्ट्र का विकास हो सके। सामान्यतः अपन ये मानते हैं कि गुटनिरपेक्ष देश के कुछ सम्मेलन या उसकी कुछ नीतियाँ निर्धारित, उसके लिए अलग से एक संविधान का निर्माण किया गया है, जिसमें अपन कह सकते हैं कि दो प्रकार के उसमें व्यवस्थाएं हैं। एक तो है उसका समन्वय ब्यूरो, जो एक निरंतर कार्य करने वाला वह निकाय है जिसमें महत्वपूर्ण देश शामिल किए गए हैं जो इस व्यवस्था को संभाल सके। इसमें संस्था में कुल 66 सदस्य हैं और 66 सदस्यों में से देखिए कि 31 अफ्रीकी क्षेत्रों से लिए गए हैं, 23 एशिया से लिए गए हैं और 10 लैटिन अमेरिका के क्षेत्र से लिए गए हैं, ताकि यह निरंतर रूप से कार्य करने सके। इसके बाद था सम्मेलन। सम्मेलन दो रूपों में कार्य करते हैं। एक तो है विदेश मंत्रियों के सम्मेलन, जो आवश्यकता पड़ने पर कभी भी बुलाए जा सकते हैं, या अपन ये कह सकते हैं कि विशेष परिस्थितियों के लिए जब समन्वय नहीं हो पाता है तो ऐसे समय पर विदेश मंत्रियों के सम्मेलन आयोजित करें। इसके बाद आते हैं शिखर सम्मेलन। शिखर सम्मेलन में राष्ट्र का प्रधान, जिसके पास में वास्तविक रूप से शक्तियाँ होती हैं, यह पूर्ण रूप से उनके सदस्य होते हैं और इनका सम्मेलन यानी प्रतिवर्ष या जैसी व्यवस्था अगर आवश्यक होती है तो 1 वर्ष, 2 वर्ष में या 3 वर्ष में निर्धारित किए जाते हैं। इसमें यानी पूर्ण सदस्य, यानी कि जैसे अपन एक मानते हैं कि 120 सदस्य हैं, वो तो होते ही हैं। इसके बाद पर्यवेक्षक सदस्य भी होते हैं, कुछ जो सदस्य नहीं होते हुए भी इनके सम्मेलनों में भाग लेते हैं। इसके बाद है पर्यवेक्षक गैर राज्य सदस्य, यानी एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका से दूर, यानी कुछ व्यक्ति जो इसका समर्थन करते हैं और उसको मान्यता प्रदान करते हैं, वे सदस्य भी भाग लेते हैं। और इसके बाद अतिथियों के रूप में कभी कभी सम्मेलनों में यूरोपीय देशों को, या अपन ये कह सकते हैं कि दोनों गुटों से पहले सदस्यों को भी बुलाया जाता था, ताकि इनका समर्थन भी कर सकें और इनको आर्थिक सहायता भी प्रदान कर सकें। विशेष तौर से अगर सम्मेलन की बात करें तो पहला शिखर सम्मेलन बेलग्रेड में 1961 में किया गया था, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए धीरे धीरे सम्मेलन किए गए और उनमें संशोधन भी किया गया था। 27वां यानी कि इसका जो सम्मेलन है, जिसे अपन शिखर सम्मेलन के रूप से जानते हैं, यह 8 से 9 जुलाई 2016 को दक्षिणी अफ्रीका में आयोजित किया गया था और इस आंदोलन के तहत या इस सम्मेलन के तहत आतंकवाद को रोकने के यथावत प्रयत्न किए गए थे। इसके बाद देखिए कि 28वां शिखर सम्मेलन अगस्त 2017 में ब्रुसेल में आयोजित किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य ये माना जाता है कि मानव तस्करी को रोकने और नशीले पदार्थों को प्रतिबंधित करने पर यह सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसी प्रकार से 29वां शिखर सम्मेलन अगस्त 2018 में हेग में आयोजित किया गया था। इसके भी महत्वपूर्ण कारण है कि अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए मुद्रास्फीति या प्रति व्यक्ति आय में किस प्रकार से बढ़ोतरी की जानी चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जो नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था निर्धारित की गई है, उससे आयात और निर्यात का निर्धारण करने के लिए निर्धारित किया गया। सामान्यतः यह देखा जाता है कि इसकी या यह सम्मेलन कैसे सफल हुआ, तो सफलता के महत्वपूर्ण मापदंड ये माने जाते हैं कि जैसे कि दोनों गुटों से इन्हें मान्यता प्राप्त हो गई, यानी कि
सोवियत संघ और अमेरिका, दोनों ने ही इसे मान्यता प्रदान कर दी और दोनों से ये समझौता निर्धारित कर दिया कि होने वाली सहायता का हम दोनों ही लाभ देंगे। इसके बाद विश्व राजनीति में संघर्ष को कम करना। संघर्ष को कम करने का महत्वपूर्ण कारण ये माना जाता है कि यदि ये राज्य किसी एक गुट में शामिल हो जाते तो संपूर्ण विश्व, यहाँ पर पूंजीवादी और साम्यवादी व्यवस्था ही नहीं, पूरा विश्व दो भागों में विभाजित हो जाता और कहीं न कहीं अपने अधिकारों के हितों को ठेस पहुँचाने के दबाव में या अन्य प्रकार के कारणों से युद्ध होने की 100% संभावना बढ़ जाती थी और इसे इन्होंने कम कर दिया। इसके बाद देखिए कि जब शीत युद्ध अपने छोटे समूह में सिमट कर रह गया तो उन देशों ने और इन छोटे राज्यों ने अपनी अर्थव्यवस्था को बनाते हुए निशस्त्रीकरण को या शस्त्रों के निर्माण पर रोक लगा दी ताकि किसी प्रकार का अनैतिक खर्च पैदा नहीं हो। इसके बाद देखिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ का लोकतंत्रीकरण। जहाँ तक माना जाता है कि शीत युद्धकालीन समय में संयुक्त राष्ट्र संघ इन दोनों महाशक्तियों के हाथ की कठपुतली बन चुका था। ऐसे में छोटे राज्यों की उपेक्षा की जाने लगी और छोटे राज्यों को विशेष महत्व नहीं दिया जाता था। सामान्यतः इसी कारण कहा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में इन राष्ट्रों की भागीदारी से एक लोकतंत्रीकरण हुआ और संयुक्त राष्ट्र संघ ने आगामी युद्ध को रोकने में विशेष महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद देखिए कि विकासशील देशों के मध्य आर्थिक संबंध। जब संपूर्ण विश्व अगर दो भागों में विभाजित हो जाता और ये राष्ट्र यदि शीत युद्ध में शामिल होते तो एक समूह दूसरे समूह को किसी प्रकार की आर्थिक सहायता प्रदान नहीं कर रहा और ना ही इनके हितों की पूर्ति होती और उनका सारा पैसा युद्ध जैसी विनाशक परिस्थितियों में ही समाप्त हो जाता। ऐसी स्थिति में इन राज्यों ने अलग से संगठन का निर्माण कर इस बात का निर्धारण किया कि आपसी आयात और निर्यात और आर्थिक और व्यापारिक समझौते इस प्रकार किए कि एक दूसरे देशों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती चली गई और विशेष योगदान माना जाता है कि विकासशील देशों में आपसी आर्थिक सहयोग की भावना पैदा हुई। इसके बाद देखिए कि नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। यूरोपीय देशों से आने वाले माल या विकासशील देशों से आने वाले मालों पर करों का निर्धारण और विकासशील देशों से बनाए हुए मालों का वहाँ पर यानी करों का निर्धारण में बहुत भिन्नता थी। सामान्यतः इन देशों ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या विश्व बैंक या संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष इस बात का मुद्दा रखा कि नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था इस प्रकार से संचालित की जानी चाहिए कि लगभग इसमें समानता रहे और प्रत्येक देश को लाभ पहुंच सके। सामान्यतः अपन ये कह सकते हैं कि यह गुटनिरपेक्ष आंदोलन बहुत सफल हुआ, लेकिन फिर भी कुछ असफलता भी देखी जाती है। जैसे कि सामान्यतः ये माना जाता है कि यह अवसरवादी नीति थी। अवसरवादी नीति से तात्पर्य ये माना जाता है कि जो पूंजीवादी विचारधारा और साम्यवादी विचारधारा से किसी प्रकार से संबंध नहीं रखते थे, उन्होंने एक प्रकार से उनसे पृथक रहने के लिए इस नीति को अपनाया गया था जो अपने उद्देश्यों को पूरा करते थे। यह केवल एक सैद्धांतिक नीति है। सामान्यतः अब हम जानते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जितने भी सदस्य राष्ट्र हैं वो मानते तो ये हैं कि हमें किसी से संपर्क नहीं है, लेकिन फिर भी महाशक्तियों से किसी न किसी रूप में अप्रत्यक्ष रूप से इनका प्रभाव देखा जाता है। इसके बाद है यह संकुचित नीति। संकुचित नीति से तात्पर्य यह है कि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद इसकी औपचारिकता नहीं रहती है, लेकिन फिर भी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक इत्यादि सहयोग के माध्यम से इसे बनाया हुआ है और यह इस प्रकार से एक संकुचित नीति के रूप में कार्य करती है। इसके बाद में ये माना जाता है कि इन देशों के मध्य आपसी समायोजन की भावना नहीं है, यानी कि इसमें एकता का अभाव पाया जाता है। इन देशों में आपसी टकराट की स्थिति पैदा होती है और उसे रोकने में यह गुटनिरपेक्ष आंदोलन असफल हुआ है। इसके बाद देखिए कि यह दिशाहीन आंदोलन भी माना जाता है। जैसे इसके उद्देश्य क्या हैं, क्या होने चाहिए, निश्चित चार्टर में परिवर्तन, ये सब कुछ होते रहते हैं और इसी आधार पर अपन ये कह सकते हैं कि यह आंदोलन यानी तटस्थता या गुटनिरपेक्षता का होते हुए भी इन दोनों ही संगठनों से मिला हुआ है और जुड़ा हुआ है। अवसरवादी भी है कि जहाँ से जितना फ़ायदा मिलता है ये राष्ट्र अपने आप को उन्हीं से व्यापारिक संबंध या समझौते हालांकि करते रहते हैं। इसके बाद देखिए कि कोई भी राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के लिए सुरक्षा का साधन भी नहीं है, ना तो इसके पास में कोई ऐसी सैनिक शक्ति है जिसके आधार पर यह इन सदस्य राष्ट्रों पर दबाव बना सकता हो। यह स्वतंत्रता इसी प्रकार से निर्धारित की गई है। सामान्यतः अपन ये मानते हैं कि वर्तमान में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता क्या है, क्या ज़रूरत है इसकी,
हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन फिलहाल ये माना जाता है कि आर्थिक सहयोग और आपसी समझौतों को बनाए रखने के लिए व्यापारिक क्षेत्र में किए जाने वाले सहयोग इत्यादियों के बारे में अपन कह सकते हैं कि वर्तमान में इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता बनी हुई है। धन्यवाद। इसके बाद नेक्स्ट